दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम विजन आईएएस का 2025 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ये पहला टेस्ट है। पिछले वीडियो में हमने 90 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और ये वीडियो कम्प्लीटली हिंदी में है। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सेम कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया, यानी कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है दोनों को सेपरेट किया गया। अन्य शब्दों में गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसे इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। परिषद की यह विधायी शाखा ब्रिटिश संसद के समान ही प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एक लघु संसद, एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी। अब ये जो पैराग्राफ है ये कौन से अधिनियम का वर्णन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, चार्टर अधिनियम 1853 का इसमें ये बात बोला गया था कि गवर्नर जनरल के एक परिषद का गठन किया जाएगा और उसमें विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन और उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया जाएगा। ठीक है, इसमें 6 नए सदस्य भी जोड़े गए थे, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अन्य एक्ट की और बात कर लेते हैं हम। 1857 में फिर क्या हो जाता है, क्रांति हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1858 का हमारा भारत सरकार अधिनियम आ जाता है और इसमें क्या होता है, जितने भी देसी राजाओं के अधिकार छीन लिए गए थे, उनके राज्य छीन लिए गए थे, दत्तक पुत्र ग्रहण वाला जो नियम था उसे फिर से बरकरार रखा गया। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज का शासन स्टार्ट हो गया। तो इसके की पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिबॉलिश कर दिया गया था, है ना। तो ये सब प्रोविजंस है। उसके बाद फिर 1861 का अधिनियम आता है, फिर इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। फिर 1919 का अधिनियम आता है, चार्टर। इसमें क्या, इसमें सॉरी भारत सरकार अधिनियम, इसमें फिर होता है क्या, द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। तो सभी अधिनियम के आपको की फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में कौन सा स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध का सर्वोत्तम वर्णन करता है। स्वतंत्रता, इक्वालिटी, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। ठीक, तो समानता के अभाव में स्वतंत्रता से अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। देखिए ये कैसे होगा, देखिए बता रहा हूँ। यहाँ पास मान लीजिए लोग रहते हैं, ठीक है, ये निम्न वर्ग है, ये उच्च वर्ग है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अगर समानता नहीं होगी, ये उच्च वर्ग है, यहाँ पास अधिक संसाधन है इनके पास, है ना, ये रिच पीपल है। ठीक है, संसाधनों पर इसका हक ज़्यादा है। ठीक है, बैकग्राउंड इनके काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पास क्या है, कमज़ोर दुर्बल लोग हैं। ठीक, तो अगर समानता नहीं होगी तो ये जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग क्या हो जाएगा, अपना शासन थोप देगा। ठीक है, अपना प्रभाव स्थापित कर देगा, वर्चस्व स्थापित कर देगा। तो इसलिए जो है समानता के बिना जो है स्वतंत्रता से अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन न्यूज़ में था, तो इसका उद्देश्य निम्न में से किसमें पोतों के सुरक्षित नौचालन में सहायता करना है। तो देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन लाल सागर में पोतों की सुरक्षित आवाजाही की सहायता करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी नामक एक संयुक्त समुद्री पहल की घोषणा की है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये पहल क्यों हुआ, देखिए भूमध्य सागर है हमारा, मेडिटेरियन सी, और है हमारा हिंद महासागर। ठीक, तो दोनों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग लाल सागर से गुजरने वाले पोत पर जो है हूती विद्रोहियों का जो है हमला हो गया है। ठीक है, हूती समुदाय आपको याद रखना है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं ये किससे रिलेटेड है। ठीक, तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है इसका संबंध किससे है, सुरक्षित नौचालन। ठीक है, और ये कहाँ है आपका, ये लाल सागर में इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से जो लोग हैं ये जो है संविधान संशोधन में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। देखिए संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो है ना, इसमें अमेंडमेंट जो है 3 तरह से किया जाता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी से, जैसे नागरिकता, ये सब जो विषय होते हैं। दूसरा होता है विशेष बहुमत 2/3 वाला, और एक तीसरा होता है 2/3 विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होता है। ठीक, तो देखिए कोई भी संशोधन हम कर रहे हैं तो कौन कौन लोग से अधिक अनिवार्य रूप से शामिल हो गए बोला है। इसमें टर्म को याद रखना, इसमें क्या बोला गया है, अनिवार्य रूप से। तो अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति तो रहेंगे ही, लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाया जाएगा।
ठीक है। विधानसभाएं अनिवार्य रूप से शामिल नहीं होगी जब तक कि जो है संघीय संरचना में कोई बदलाव न किए, जैसे कि जीएसटी जब लॉन्च किए गए तो विधानसभाएं को भी शामिल किया गया था। उससे पहले जो है बाकी जो नॉर्मल संविधान संशोधन होता है उसमें जो है ये 3 जो है अनिवार्य रूप से रहते हैं, ठीक है। विधान परिषद बिल्कुल नहीं रहती, तो इसको नहीं रखना है। तो अनिवार्य रूप से कितने लोग शामिल हो गए जी? 3 लोग शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सदस्यता आयोग सीवीसी के सदस्यों के संदर्भ में विचार कीजिए। सीवीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा किया जाता है। देखिए सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसकी स्थापना ना के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1964 में की गई थी, ठीक है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक। सीवीसी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए जो है या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए जो भी पहले वो पद पर बने रहते थे। ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है 65 वर्ष तक या फिर 4 वर्ष तक जो भी पहले हो जाए उतना इसका टर्म रहता है, जो भी सदस्य रहते हैं। राष्ट्रपति जो है सिद्ध कदाचार अक्षमता के आधार पर इसको हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है, ठीक। तो इसमें कितने लोग सही हैं? तो हमारा 2 स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 25। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है ना। कोई भी डायरेक्शन दिशा निर्देश देना है तो बिल्कुल आपातकाल लगा हुआ है तो बिल्कुल निर्देश दे सकता है, ठीक। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं। भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है तो क्यों सस्पेंड करेंगे इसको, ठीक है। तो बिल्कुल सस्पेंड नहीं करते हैं, ठीक। दिशा निर्देश बस जारी किया जाता है, सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति का शासन आर्टिकल जो 356 है अगर वो लगाया जाता है तब बात अलग होती, ठीक। ठीक, गलत हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ये जो कर वाला संरचना है इसमें भी संशोधन किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए राष्ट्रपति जो है ना वो केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, संसद नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कितने स्टेटमेंट सही होगा? केवल एक ही बस सही लग रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित निगम और प्राधिकरण पर विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो उपयुक्त में से कितने जो है वो लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षता जो है कैग द्वारा है ना, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये जितने भी ऑथोरिटीज है ना, प्राधिकरण है, ये क्या है? डायरेक्टली जो है ना गवर्नमेंट को अपना प्रतिवेदन देते हैं, ठीक है। ऐसा कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया। कैग किसका ऑडिट करता है? पब्लिक सेक्टर जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है। पीएसयू जैसे ओएनजीसी हो गया है ना, दामोदर नदी घाटी हो गया है ना, जो भी बनाया गया है, तो ऐसे उनका ये जो है ये ऑडिट करता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये सब का इनका जो है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो है रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 पे, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें, गोवा को ना 12वां संविधान संशोधन हुआ था, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में, और यहाँ पास जो है हमको इसको यूटी बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इसको 1987 में एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसमें देखेंगे, हरियाणा राज्य का निर्माण हरियाणा कब बनाता है जी? 1966 में, 1966 में जो है पंजाब से हटाकर हरियाणा एक अलग राज्य का निर्माण किया जाता है, क्योंकि हरियाणा जो है ना ये हिंदी भाषा राज्य था और पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है 1966 में एक नया राज्य बना देते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, देखिए 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 1975 में, तो उसके तहत जो है इसको शामिल कर लिया जाता है। नागालैंड का गठन कब किया जाता है? 1963 में किया जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार से हम सीक्वेंस में जमा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो देखिए कौन सा पहले आएगा आपका? नागालैंड पहले आएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, 63 नाग है, ठीक है।
63 नाग का याद रखेंगे तो आपको याद हो सकता है कि नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। ठीक है, तो 4231 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक भाषा एक राज्य, वन लैंग्वेज वन स्टेट के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया था। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, है ना। 1953 में आप जान रहे होंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे श्री पोट्टी रामलू। ठीक है, तो उन्होंने अनशन किया था और उसकी मौत हो गई थी। सरकार इतने दबाव में आ गई थी, फिर आंध्र प्रदेश का 1953 में भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं 1 नहीं 2। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा और डेप्थ में बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 1953 में भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामलू, उसका निधन हो गया था। ठीक, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था जो कमेटी बनाई गई थी उसने, और उसने बोला था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनः निर्धारण में भारत की एकता और अखंडता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स भी बनाए थे और उन फैक्टर्स के आधार पर हमको राज्य का निर्माण करना था, जैसे कि देश की एकता अखंडता सुरक्षा को बनाए रखना, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता बनाए रखना, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना है, और पूरे देश में जो है लोगों कल्याण के लिए योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना, ये सब जो है फैक्टर्स जो है इसमें ध्यान में रखा गया था। ठीक है, तो इसे करके आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि, कॉमनवेल्थ। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान को अपनाना और सामान्य कानूनों का अधिनियमन। उपयुक्त में से कितने कार्य जो है भारत की संविधान सभा द्वारा किए गए हैं? तो देखिए राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि ना कब की गई थी? 1949 में संविधान सभा द्वारा की गई थी। भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया था हमने? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ना भारत के राष्ट्रीय गान को अपनाया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, और इसी दिन ही राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आता है आपका सामान्य कानूनों का अधिनियमन। सामान्य कानूनों का अधिनियमन जो है ये कब किया गया था? देखिए भारतीय संविधान सभा एक विधायी निकाय बन गई थी, तो एक तरह से क्या है ये भी जो है इसका कर दिया जाता है सामान्य कानूनों का अधिनियमन। ठीक है, 1949 के आसपास। ठीक है, तो एक तरह से तीनों कार्य जो है संविधान सभा द्वारा किया गया है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिक्स क्वेश्चन है ये। बेलाडीला, कुंद्रेमुख और मयूरभंज के बीच समानता क्या क्या है? ठीक है, तो देखिए ये क्या है ना, ये लौह अयस्क भंडार क्षेत्र है। बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कुंद्रेमुख आपका कर्नाटक में पड़ता है, मयूरभंज आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, निम्नलिखित में से कितने की परिकल्पना भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में की गई है? ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये तो आर्टिकल 22 में आता है। ठीक है, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, यह आर्टिकल 24 में आता है, और आर्टिकल 23 में क्या आता है? फोर्स्ड लेबर, बालात श्रम। ठीक है, तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये 2 और 3 आएगा, है ना, ये वाला जो है ये नहीं आता है। ठीक, ये स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, तो हमारा केवल 2 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए आर्टिकल 23 आपको पता है, 24 पता है, 22 पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन से वाइट गुड्स में आते हैं? देखिए वाइट गुड्स किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वाइट गुड्स ऐसे होते हैं जो घरेलू उपकरणों में यूज़ किया जाता है, जो ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक टिकाऊ रहता है ना, और इसका रंग सफ़ेद होता है, जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये सब जो है वाइट गुड्स में आते हैं। ठीक, शराब जो है, शराब किस में आता है जी? ये सीन गुड में आता है। ठीक है, सीन गुड में आता है।
लग्जरी कार किस में आता है जी? वेवलेन गुड में आता है। वेवलेन गुड क्या होता है? जैसे जैसे इसकी विशिष्टता बढ़ती है, इसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है। लग्जरी कार का जैसे प्राइस बढ़ा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अपने पूछा है कि नीचे में से कितने गुड सही हैं, तो वाइट गुड्स में हम किसको शामिल करेंगे? आपका वॉशिंग मशीन हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशन, 1 और 3, ठीक है। तो हमारा ए जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। डेफिनेटली आपको बेरूवाड़ी वाला मुद्दा पता होगा, तो 1960 में पाकिस्तान में हम कई सारा जो है क्षेत्र को पाकिस्तान को दिए थे, बेरूवाड़ी क्षेत्र को, ठीक है। तो ये 1960 जो है ये आपको दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत और अन्य देशों के बीच सीमा विवाद का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही है। जैसे कि आप ये वाला देखे होंगे, बांग्लादेश वाला चीज़ है ना, जो हमारा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में बहुत सारे ज़मीन के जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर और ये सारे लोग मिलके बहुत सारे ज़मीन के जो है अदला बदली किए हैं। इसके लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। इसमें क्या पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, यानी कि सही नहीं है तो इसमें से डी आंसर हो जाएगा। रीट जारी करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। बंदी, अगर किसी को बंदी बनाया गया है, ये निजी व्यक्ति हो चाहे सार्वजनिक व्यक्ति हो, दोनों के लिए से जारी किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। प्रतिषेध की रीट केवल न्यायिक निकायों के लिए विरुद्ध ही उपलब्ध है, ठीक है। केवल वर्ड यूज हुआ है, केवल वर्ड जब भी यूज होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है कि ये गलत होता है। ये स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए केवल वर्ड यूज किया जाता है, ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो केवल न्यायिक के लिए ऐसा नहीं है, जो अर्ध न्यायिक निकाय है ना, उसके लिए भी इसको हम प्रतिषेध को जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। अधिकार प्रेक्षा, आपको क्या अधिकार है कि रीट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, ठीक है। अब आपकी पोस्ट जो है उस पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया है ना, उस पोस्ट पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया है, तो इसमें क्या है, किसी तीसरे पक्ष द्वारा जो पीड़ित नहीं है उसके भी द्वारा इसको जारी किया जा सकता है, उसकी मांग की जा सकती है कि भाई ये आदमी बैठ गया है सीट पर, है ना, इसके पोस्ट पर, तो इसको हटाया जाए। तो फिर जो है न्यायालय द्वारा इसको अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाती है, ठीक। तो ये वाला गैर पीड़ित व्यक्ति भी इसको जारी कर सकता है, ठीक है, जारी करवा सकता है, मांग कर सकता है। तो केवल एक जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है, निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की कठोरता, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, इसको याद रखना, फेडरल फीचर बोल रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से जो है फेडरल फीचर है, तो देखिए फेडरेशन मतलब क्या होता है, राज्यों का एक संघ, ठीक है। अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं और उसका एक कंप्लीट एक संघ बनाया गया है। तो ऐसे कौन से फीचर हो सकते हैं, सिंगल सिटीजनशिप जो है ये किसका फीचर है, कि यूनिटरी का फीचर है, ठीक, एकात्मक व्यवस्था का है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा क्या, देखिए अलग अलग राज्य हैं तो ऐसे में तो लड़ाई हो जाएगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। तो ये जो है हमारा संघीय विशेषता होती है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका किसका विशेषता है, ये किसका है, आपका यूनिटरी फीचर है, ठीक है, एकात्मक विशेषता होती है, ठीक है। संघात्मक में तो क्या है, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये एकात्मक वाला हो जाएगा, जिसको भी शामिल नहीं करेंगे। संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता का मतलब ये है कि इसमें संशोधन करना आसान नहीं है, ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक विशेष बहुमत चाहिए रहेगा जो भी संघीय संरचना है उसमें संशोधन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें संघीय विशेषता बतानी थी, तो हमारा 2 और 4 जो है ये हमारे संघीय विशेषता में आता था, ठीक है। तो केवल 2 सही है। आपको इसमें इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन की डिमांड ये थी, आपको जो है संघीय और एकात्मक ये फीचर जो है आपको पता होना चाहिए,
एकात्मक फीचर क्या होता है संविधान में और संघीय फीचर क्या होता है। अगर ये चीज़ पता है तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, आसान से इसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कौन कौन से जो होते हैं ये संघीय फीचर्स में आते हैं और कौन से जो है एकात्मक में होता है। देखिए, संघीय में क्या होगा, डबल गवर्नमेंट रहेगा, एक यूनियन रहेगा, एक स्टेट रहेगा ना, राज्य रहेंगे और एक केंद्र संघ रहेगा। ठीक है, दूसरा लिखित में संविधान रहेगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर रहेगा, है ना, राज्य को अलग शक्ति मिलेगी और केंद्र को अलग शक्ति मिलेगी। ठीक है, कठोर संविधान होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए रहेगा, संविधान संशोधन आसान नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब जो है रहेगा आपका। एक चीज़ और है, इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, संविधान को बचाएगा। ठीक है, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, जो हमारे केंद्र है और जो हमारा राज्य है, दोनों के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो जाएगा, कोई भी मतभेद हो जाएंगे, तो विवाद हो जाएगा, उसको जो है वो सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट होगा। और यहाँ पास क्या लिखा है आपका, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड तो एकात्मक हो जाएगा ना, यूनिटरी हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये हमारे संघीय फीचर हो जाएंगे। यूनिटरी फीचर में क्या क्या होता है, देखिए, यूनिटरी फीचर में ये होता है कि संघ जो होता है ना, ये बहुत मजबूत होता है, सेंटर जो है। ठीक है, तो सेंटर एकदम स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस रहेंगे, सिंगल सिटीजनशिप रहेगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी रहेगा। ठीक है, ये सब जो फीचर्स रहेंगे हमारे किसके हो जाएंगे, यूनिटरी के हो जाएंगे, एकात्मक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को खो सकता है। कोई भी सिटीजन है तो वो अपनी नागरिकता कैसे खो देगा, तो इसमें कई सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। देखिए, युद्ध के दौरान किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता अगर प्राप्त कर ले, युद्ध के दौरान है तो उसमें उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। ठीक है, इसमें बोला खो सकता है, तो इसमें जो है नहीं खो सकता है। ठीक है, ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, नागरिकता अगर युद्ध के दौरान किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता नहीं जाती, क्योंकि उस टाइम वार चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम उसका भी नागरिकता वैध होता है। दूसरा, युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करें, ठीक है, तब उसका नागरिकता खत्म हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में अगर 2 वर्ष की कैद हो गई हो तो भी जो है उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, कोई भी सिटीजन जो है अपना सिटीजनशिप कैसे खो सकता है ना। तो अगर युद्ध चल रहा है ना और उस टाइम कोई विदेशी देश की जो नागरिकता प्राप्त कर ले तो उस टाइम उसकी नागरिकता नहीं जाती है, क्योंकि युद्ध चल रहा है। बाकी टाइम से अगर अवैध व्यापार करेंगे या फिर आपको किसी देश में आपको 2 साल की सज़ा हो गई है, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के दौरान, ठीक है, तब फिर आपकी नागरिकता जा सकती है। तो हमारा केवल 2 जो है ये हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा द्वारा अपनाई गई संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए निम्न में से कितने विशेषणों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर हो सकता है। देखिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शब्द का उपयोग किया गया था, संपूर्ण, प्रभु संपन्न और लोकतांत्रिक। ठीक है, तो मूल रूप से प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए कि प्रस्तावना के मूल शब्द क्या थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आंसर हो जाएंगे हमारे, केवल 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, सोशलिस्ट, है ना, सेकुलर, ये सब जो वर्ड है ये हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक चीज़ और है, अखंडता शब्द को भी इसी में टाइम में प्रस्तावना में जोड़ा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहे बबल बेबी सिंड्रोम, इसके बारे में विचार कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो बबल बेबी सिंड्रोम के बारे में कि यह एक हृदय रोग है जो कोविड-19 से प्रभावित शिशु बच्चों में देखा गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, देखिए, ये बहुत ही एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है जिसके कारण ना प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और इसको ना, इस बीमारी को लिविंग इन द बबल सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसे पीड़ित बच्चों को ना सामान्य वातावरण में रहना घातक होता है। ठीक है,
तो इसको याद रखना है आपको। इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है, मोटा मोटा। BBS का एकमात्र उपचार हृदय प्रत्यारोपण है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हृदय से ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। इनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसके लिए ना, इसका अगर ट्रीटमेंट करना है तो स्टीम सेल ये सब का यूज़ किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये सब जो होता है, ठीक है। तो ताकि जो बच्चे हैं उसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके, उसका फिर से रीजनरेशन हो सके, ये सब जो है इसके ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ब्लू बेबी सिंड्रोम के ये गलत है, तो ना ही हुआ तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान में प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है, मतलब आप धर्म का चाहे पालन कर भी सकते हैं और आप धर्म का पालन नहीं भी कर सकते, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको फॉलो ही करना है रिलीजन को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कर दी गई है, इसमें किसी भी धर्म को मानने का विकल्प चुन सकता है और नहीं भी चुन सकता है, ठीक। सेकंड, यह सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है, ठीक है। तो रोक लगाने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता में न केवल किसी धार्मिक कार्य करने का बल्कि उसके प्रचार करने का जो है अधिकार वो शामिल है, लेकिन रोक लगाने वाली बात जो है इसमें नहीं बोली गई है, ठीक है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन देंगे, लालच देके हम धर्म परिवर्तन कराएंगे, है ना, ये वाली बात जो है नहीं बोली गई है इसमें, ठीक है। तो ये जो है गलत हो जाएगा। यह भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है, ये भी गलत है। जो विदेशी लोग हैं ये उन पर भी लागू होता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता न केवल भारतीय नागरिकों के लिए बल्कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध होती है, ठीक है। तो हमारा जो है देखेंगे केवल एक स्टेटमेंट जो है ये सही है, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे कुल मूल कर्तव्य कितने हैं जी, फंडामेंटल ड्यूटीज कुल 11 हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे लास्ट में कौन सा जोड़ा गया। ये जोड़ा गया हमारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को या बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, ठीक है। ये वाला बात जो है कब जोड़ा गया, आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है ना। और आर्टिकल 21A है ना, उसमें भी जोड़ा गया था कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। जो हमारे मूल कर्तव्य है वो आपको याद होना चाहिए कौन से कैसे हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य वाले जो चीज़ है ना, ये वाली जो बात है ये हम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने सभी नागरिकों के लिए समता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करने की प्रस्तावना के उद्देश्य को प्रभावी बनाता है, ठीक है। सभी नागरिकों के लिए समानता होगा, स्वतंत्रता होगा, न्याय होगा, ये जो है प्रस्तावना के उद्देश्य को प्रभावी कौन बनाता है, मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकारों में ही तो हमारी समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, ठीक है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें जो है ये चीज़ें अपने को बात की गई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरिया गोल्ड के बारे में बताना है, निम्न कथनों पर विचार करना है। यह सल्फर कोटेड यूरिया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो देखिए जो यूरिया गोल्ड बोल रहे हैं ना, ये सल्फर कोटेड यूरिया होता है, एकदम सही बात है। चलिए पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, सल्फर की कोटिंग तीव्र गति से नाइट्रोजन की आपूर्ति क्षमता को बनाता है, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या बोला जा रहा है कि सल्फर की कोटिंग तीव्र गति से नाइट्रोजन की आपूर्ति क्षमता को बनाता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सल्फर की कोटिंग ना नाइट्रोजन की अधिक दक्षता से आपूर्ति सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है, ठीक।
तो इस चीज़ को याद रखना है। ये स्लोली भाई एक ही बार अगर घुल जाएगा तो फिर उसका सप्लाई कहाँ हो पाएगा, वो तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है, सल्फर की कोटिंग ना धीमी गति से नाइट्रोजन की आपूर्ति को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो स्लोली होता है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो केवल ये जो है केवल 1 जो है सही हो जाएगा। 43 क्या है, भारत की वित्तीय आसूचना इकाई के संदर्भ में फाइनेंशियल जो हमारा इंटेलिजेंस है उसके बारे में पूछा जा रहा है, इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में, कि कौन सा कथन सही है। यह एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जिस पर संदिग्ध वित्तीय लेन देन संबंधी जानकारी प्राप्त करने और जानकारी की प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये एकदम सही बात है। यह अपनी रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद उसको देता है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI भारतीय निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से किन्हें शामिल किया गया है। पहला, संविधान द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार में अन्य नियुक्तियों पर प्रतिबंध किया गया है। ऐसा तो बिल्कुल भी बात नहीं कहा गया कि आपको रिपॉइंट नहीं किया जा सकता अन्य नियुक्तियों पे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, ये एकदम सही है। ठीक है, जो इसको हटाते हैं मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, तो उसको उसी बेस पे हटाया जाता है। ठीक है, इस बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 324 है 324, उसमें चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के प्रावधान है, और इसमें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद और उसकी रीति जो है उन्हीं आधार पर हटाया जाता है जिस रीति पर उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत चाहिए अपने को हटाने के लिए, है ना, तभी इसको राष्ट्रपति जो है हटा सकेगा। ठीक है, लेकिन ना ये पद, एक चीज़ याद रखना कि ये जो पद है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाला पद नहीं है। ठीक है, इसको अपॉइंट हालांकि राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका जो पद है ना, इसको हटाना जो है प्रसाद पर्यंत वाला नहीं है, क्योंकि इसके लिए विशेष संकल्प पारित करना होता है, विशेष बहुमत वाला जो है। ठीक है, तो ये वाला जो है सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए इस बात का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है कि उसकी पदावधि निर्वाचन आयोग के सदस्य की कितनी होगी, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है सही को चुनिए, केवल 2 जो है ये हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, इसको पब्लिश किया जाता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सार्वजनिक मामलों का विभाग, है ना, UN इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डिपार्टमेंट। क्या नाम है इस रिपोर्ट का? विश्व आर्थिक स्थिति और परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट। इसको याद रखना है क्योंकि हिंदी में हो सकता है आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। इसको कौन जारी करता है? UNDESA, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ना, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, है ना। ठीक है, 46, स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले क्या हुआ था? एस के धर समिति बनाई गई थी। ठीक है, एस के धर समिति कब बनाया गया था? 1948 में, 1948 में एस के धर समिति बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन ना धर समिति की सिफारिश से अत्यधिक असंतोष फैल गया था, तो उसके बाद फिर जो है एक और समिति बनाया गया था। ठीक है, 1948 में ही, जिसको हम बोलेंगे JVP कमेटी,
जेवीपी। जेवीपी में कौन कौन लोग थे? देखिए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो जेवीपी कमेटी बनाया गया था। ठीक, तो इन्होंने भी औपचारिक रूप से ये अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद फिर क्या होता है 1953 में, है ना, जब देखिए 1953 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश में ना श्री पोट्टी रामलू, है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है अनशन पे, और फिर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है 1953 में। जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर, तो अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर फजल अली आयोग 1953 में ही बनाया जाता है। तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य रहते हैं। फजल अली अध्यक्ष रहते हैं, उसके अलावा KM पडिक्कर रहते हैं, HN कुंजरू रहते हैं। ठीक है, तो इसने भी इस बात को अस्वीकार किया कि भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इसने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो इसको याद रखना। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हमारा 1956 में ना, जब राज्य पुनर्गठन ये सब किया गया, उस टाइम हमारे पास 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूटी था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक, 1 नवंबर 1956 को हमारे पास 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट अधिकारों की अनुपस्थिति, व्यक्तियों का युक्ति युक्त वर्गीकरण, समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार। उपयुक्त में से कितने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत सुनिश्चित किए गए हैं? ठीक है, अब अनुच्छेद 14 क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समानता का अधिकार वाला जो है ना, और विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति होगा, विधि के समक्ष समानता होगा या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं होगा, और ये जो है ना, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सब पे लागू होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ें होंगी, कौन सी चीज़ें नहीं होगी, है ना। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि विधि के समक्ष समानता, है ना, ये कहाँ से लिया गया? हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है कि विधि के समक्ष समानता में ना, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट अधिकारों की अनुपस्थिति होगी, है ना। जो साधारण विधि है, न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा। कोई भी ऊंच नीच गरीब ये सब विधि के ऊपर नहीं है, अमीर गरीब ऊपर नहीं है। तो तीनों जो है ये हमारा सही है। ठीक, तो तीनों जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई रखने का जो है अधिकार रखता है। ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल सही है। सरकार इसको इसीलिए पॉइंट करती है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ठीक, उसे निजी विधिक प्रैक्टिस करने के रोका जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये जो पोस्ट होता है अटॉर्नी जनरल का, देखिए हमेशा तो कोई वाद विवाद नहीं रहता है, तो बाकी टाइम जो है वो अपना निजी कार्य भी, निजी प्रैक्टिस वो कर सकता है। ठीक है, पूर्णकालिक वकील नहीं होता है ना, इसलिए वह एक ऐसे सरकारी कर्मचारी श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए वो जो है निजी विधिक, है ना, कार्यवाही करने से उसको रोक नहीं सकता, वरना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, कहीं भी केस वेस लड़ सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में बोलने और मतदान करने का अधिकार है। देखिए, बोल तो सकता है, सही बात है, वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, वोटिंग नहीं दे सकता है वो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। संसद सदस्य के समान सभी भत्तों और विशेष अधिकारों का अधिकार है, बिल्कुल। ठीक है, सभी कुछ उसे वेतन भत्ते वैसे ही मिलते हैं, संसद सदस्यों के समान ही, बस जो है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? 1 और 4, 1 और 4 यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का उल्लेख किया था, लेकिन ये बहुत अस्पष्ट था। फिर क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ और इसमें ना आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करना सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आर्म्ड रिवोल्यूशन, वो जो होता है उसको रिप्लेस कर दिया गया था। तो इनिशियली ये ऐसा था, आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, फिर इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इसके आधार पर घोषणा कर सकते हैं, ये वाला वर्ड जो है ये खत्म हो गया आपको, ठीक। इसके जबर क्या आ गया, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है इसकी उद्घोषणा करता है। सेकंड, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने पर ही कर सकता है। ये एकदम सही है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होने पर यह इसको घोषणा करेगा, ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक। तो इसको चेंज किया गया, तो ये एकदम सही है। जब रिटर्न में देंगे तभी जो है, मंत्रिमंडल के रिटर्न में देंगे तभी जो है राष्ट्रपति इसको लागू करेगा। थर्ड, राष्ट्रपति के आपातकाल उद्घोषणा के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना अनिवार्य है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल भी नहीं। 1 माह के भीतर होना चाहिए, ठीक है। 1 माह के भीतर जो है दोनों सदनों से इसे अनुमोदित होना अनिवार्य है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति आपातकाल की समाप्ति पर लोकसभा का कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, जब लोकसभा इसके यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के जारी रखने के अनुमोदन प्रस्ताव को अगर निरस्त कर दिया है ना, तब राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा करना आवश्यक है कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है लोकसभा का राष्ट्रीय आपातकाल पर नियंत्रण है, अब इसमें क्या लिखा है, नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? केवल एक ही स्टेटमेंट हमारा सही है, केवल 2 जो है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? कौन सा मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं है? किसान अपने खेत बेचकर व्यवसाय करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो बिल्कुल ये उससे स्वतंत्रता है, उसकी आज़ादी है, कोई भी चीज़ खरीद सकता है, बेच सकता है, तो ये तो है। गुजरात से एक व्यक्ति महाराष्ट्र जाकर वहीं बस सकता है, तो कहीं भी बसने का अधिकार भी है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में संपत्ति प्राप्त होती है, तो संपत्ति का अधिकार क्या मूल अधिकार है? नहीं है, ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है, लीगल राइट है, ठीक है। तो ये जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा क्या बोला, एक व्यक्ति किसी धर्म को मानने से इनकार कर सकता है, ये भी उसका मूल अधिकार है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।